जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैंने आपसे डिस्कस करने हैं पास्ट पेपर्स जो फिज़िकल केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स होते रहे हैं, एडीएस के लिए, बीएस के लिए, पीएससी के लिए, फिज़िकल केमिस्ट्री के। तो उन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स में आपने क्या डाटा लिखना होता है, ठीक है, और कितना डाटा लिखना होता है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए सब बच्चे अपनी अपनी केमिस्ट्री की, फिज़िकल केमिस्ट्री की जो बुक है वो ओपन कर लें, ठीक है। जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स ओपन कर लें और अपने हाथ में पेंसिल रखें, ठीक है। जहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, आप उसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मेंशन कर दें कि ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसी तरह 4 नंबर का, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साथ में डाटा भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, फर्स्ट चैप्टर गैसेस का चैप्टर है, ठीक है जी। और गैसेस के चैप्टर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ जी। सॉरी बेटा, मुझे अटेंडेंस देनी है, मुझे अटेंडेंस सबमिट करवा दूँ फिर मैं शुरू करता हूँ आगे। जी, तब तक बेटा आप सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें और उसमें आप पेंसिल वगैरह अपने पास रखें, ठीक है। मैं आपको फिर निशान लगाता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी बुक पे मेंशन करनी है ताकि आपको पेपर्स के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए आसानी हो। जी बेटा, सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे मेरे पास दिया गया है क्लोरीन डायमीटर, क्लोरीन फ्रीक्वेंसी और क्लोरीन नंबर वाला, ठीक है।
तो जैसा कि ये छोटी छोटी डेफिनेशंस बन सकती हैं, कोलिजन डायमीटर इज कोलिजन डायमीटर, गिव इट्स इक्वेशन। ठीक है, आपकी बुक में साथ में इक्वेशंस भी दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एंड पे आपको इक्वेशंस मिलती हैं। ये देखें, ये जैसे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ के लिए ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसको किससे, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू सी बार डिवाइडेड बाय Z1। मीन फ्री पाथ और कोलिजन डायमीटर का रिलेशन पूछा जा सकता है, 2 नंबर का आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से आपकी बुक में सर साथ साथ पेज नंबर भी बता दें। जी जी ठीक है। सबसे पहले आप बुक में ओपन करें, ये पेज नंबर है 22। ठीक है, पेज नंबर 22 है जिस पे ये टॉपिक दिया गया है जी। कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन नंबर एंड मीन फ्री पाथ। ठीक है, इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस, ठीक है, इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, 2 नंबर की। और इनके साथ जो जो इक्वेशंस लिखी हैं, जैसे मीन फ्री पाथ के लिए लैम्डा इज इक्वल टू सी बार डिवाइडेड बाय Z1 लिखा है। इसी तरह कोलिजन नंबर की इक्वेशन है ZII इज इक्वल टू NZI डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो इक्वेशंस हैं वो पूछी जा सकती हैं। और जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर कितना है? कोलिजन नंबर की जो इक्वेशन है वो है ZII इज इक्वल टू NZI डिवाइडेड बाय 2। ये लिखी हुई है, ये देखिए, ये वाली ZII इज इक्वल टू ओके सर। 1/2 इंटू NZI। ठीक है, NZI इसके साथ मल्टीपल में है। तो ये है कोलिजन नंबर की इक्वेशन। ठीक है, कोलिजन नंबर की इक्वेशन हो जाती है। इसी तरह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की आपके पास इक्वेशन है वो हमने डिराइव की है, और डिराइव करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है। ये देखें, ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, दिस इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको हम ZI से डिनोट करते हैं, इसकी ये इक्वेशन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिराइव द इक्वेशन फॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये 5 नंबर का आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, सो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से जी सर पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर वही 22, 26 से 27 तक ये क्वेश्चन एंड हो रहा है। तो यहीं पे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन पूछना है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का पेज है 24 पे, ये टॉपिक दिया गया पेज नंबर 24 पे, टॉपिक 1.5.5 डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZI। आपसे पूछा जाएगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आपने वो 5 मार्क्स की डेरिवेशन करनी है और उसमें डायग्राम भी रिप्रेजेंट करनी है। अक्सर बच्चे डायग्राम में एक मिस्टेक करते हैं, मैंने यहाँ पे जब लेक्चर दिया था उस वक्त भी बताया था। ये देखें, जब आप डायग्राम बनाते हैं तो इसके सेंटर में जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ ये हाफ होती है। ठीक, इसका जो हाफ बनता है उसकी ये विड्थ और ये हाफ विड्थ। तो ये मतलब ये कि ये जो इसकी जो डायमीटर है वो सिग्मा है अगर इस सेंटर वाले सिलेंडर का, तो इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 2 सिग्मा होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, डायग्राम भी अच्छी से बनानी है। ठीक है, और इस टॉपिक का ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये देखिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द अस्सलामुअलैकुम रिलेशन। सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है 803। ओके ठीक है, जी सर 820 भी। ओके ठीक है बेटा, सर वेट 2 मिनट वेट करें। 805 भी। ठीक है बेटा, मैं फिर लेक्चर के एंड पे ना दोबारा अटेंडेंस लेकर वो सेंड कर दूंगा। जी, तो उसके बाद ये एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन
मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे 2 मार्क्स, गौर से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाए, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो फिर तो आप सिर्फ मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन लिखेंगे और उसमें ये रिलेशनशिप लिख देंगे बस, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो फिर उसमें आप यहां से शुरू करेंगे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। उसके बाद फिर आप यहाँ पे डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिराइव करेंगे, ठीक है। ये सारी डायग्राम्स, ये सारी एक्सप्रेशन, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए ये सारी वर्किंग करनी है। कोलिजन नंबर, फ्री पाथ एंड देन मीन फ्री पाथ, और देन लास्ट पे ये इक्वेशन। अगर 5 मार्क्स से पूछ जाए तो आपने ये सारा लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये आपका था आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस, इसके क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जैसे, ठीक है। एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आपने डेविएशन बयान करनी है कि रियल गैसेस कैसे आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं। तो इसके आंसर में आपने यहाँ से शुरू करना है। आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, ये जिनको हम आइडियल और रियल गैसेस भी कहते हैं, ठीक है, कंपैरिजन। तो इसमें सबसे पहले आपने आइडियल गैस की डेफिनेशन, नॉन आइडियल गैस क्या होती है ये बताना है, ठीक है, कैसे डेविएशन शो करती हैं, फिर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। अगर आप इसमें बुक में ये क्वेश्चन देखते हैं तो बुक में ये आपके पास है, हाँ जी, बुक में ये आपके पास पेज नंबर 37 पे दिया गया है, टॉपिक 1.7, एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, टॉपिक 1.7, ठीक है। इसमें आप क्या बोला था कंप्रेसिबिलिटी, आपने? जी बेटा, सर इसका क्वेश्चन क्या बोला था आपने? ये देखिए क्वेश्चन मैंने ये दिखाया तो है, ये देखें, एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अभी आप जस्ट उसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर दें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क फ्रॉम पेपर 1, ठीक है। आपको ये फिर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप फिर उसमें रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, और उसमें फिर आप ये क्वेश्चन पूरे लिख भी सकते हैं, वहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को दोबारा भी देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें दोबारा सुन भी सकते हैं कि मैंने क्या क्या बताया था, कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, उसमें कितना आंसर लिखना था, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होंगी आपके पास। अच्छा, सो हाँ जी, आंसर इसका 1.7 टॉपिक है बुक में आपके पास, टॉपिक सर 1. सर जी सर जो आपने पिछला लेक्चर दिया था उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, सर इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ तक है? जी बताता हूँ बेटा। सो ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होना है, आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से आप लिखेंगे, इसमें आप ये ग्राफ, दोनों ग्राफ भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में भी ये दोनों ग्राफ दिए गए हैं, वो आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म होता है आपका काजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, ठीक है। ये देखें, काजेज ऑफ डेविएशन, ये 2 काजेज ऑफ डेविएशन पे जाके ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है टॉपिक, ठीक है। वो फिर आगे और शुरू हो जाता है, ये टॉपिक है ये सारा, ठीक है। एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये सारा इसमें टॉपिक आ जाता है। 1.7 टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, काजेस ऑफ डेविएशन तक, कि ये डेविएशन कैसे शो करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वैन डर वाल इक्वेशन का, ठीक है, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। आपसे कहा जा सकता है डिराइव द वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, आपने वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करना है, वैन डर वाल इक्वेशन डिराइव करनी है, या
आपसे कहा जा सकता है कि प्रेशर और वॉल्यूम की करेक्शन करवाइए, प्रेशर वॉल्यूम की करेक्शन करवाइए। तो ये करेक्शन आपने वैन डर वाल इक्वेशन के मुताबिक करवानी है, वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। ठीक है, ये बुक में आपके पास जी ये टॉपिक 1.7.2 दिया गया है, वैन डर वाल इक्वेशन। इसमें वॉल्यूम करेक्शन है, फिर प्रेशर करेक्शन है, ठीक है, और एंड पे फिर जो इक्वेशन डिराइव होती है। ठीक है, ये सारी वर्किंग करनी है। ये देखिए ये सारी वर्किंग हो जाएगी इसके अंदर, और एंड पे ये हमारे पास ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगी, ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगी 1 मोल के लिए ये वाली। ठीक है, और ये देखिए ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी, ये जो दो कांस्टेंट्स हैं, ए और बी, ये दो कांस्टेंट हैं, इन दोनों कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपने इनका बयान करना है कि इनकी जो वैल्यू है, ये देखिए वो हमें क्या बता सकती है। ये देखिए बी के जो यूनिट्स हैं, ए और बी के यूनिट्स निकालने हैं आपने। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है बस। उसके बाद ये फिर नेक्स्ट शुरू हो जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश। तो यहाँ तक इसका आंसर बनता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो डिफाइन ए एंड बी और द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी क्या चीज़ें हैं और इनके यूनिट्स को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो आपने बताना है कि ए और बी कौन से कांस्टेंट हैं, ठीक है, किस नेचर के कांस्टेंट हैं। तो ये टॉपिक में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो हमने टॉपिक में पढ़ ली है, ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है कि ए कौन सा कांस्टेंट है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ए की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होगा, ए की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा। इसी तरह बी के बारे में भी आपने बताना है कि बी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्या होता है, और बी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या होता है। ठीक है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंस। तो ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। और ये आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। गिव द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी एंड देयर सिग्निफिकेंस। ए और बी दोनों यूनिट्स बताएं इनके, और आप इनके बारे में ये बताएंगे इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका मतलब क्या है। तो ये चीज़ें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी पूछी जा सकती हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वैलिडिटी ऑफ। जी बेटा, सर ये बुक में कौन से टॉपिक तक आएगा? ये आपका ख़त्म हो रहा है। ये वैन डर वाल इक्वेशन 1.7.2 यहाँ से शुरू होता है, और नेचर ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट यहाँ तक ये ख़त्म होता है। नेचर ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट, जिसमें यूनिट्स ऑफ ए एंड बी इन दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ओके। हाँ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है जी, वैलिडिटी ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन की वैलिडिटी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। इसका क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये वाले वंडरवाल क्वेश्चन फॉर सम इम्पोर्टेंट गैसेस, ये नहीं करना? नहीं, ये नहीं करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है वैलिडिटी ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, कि वैन डर वाल इक्वेशंस की वैलिडिटी बताएं, कहाँ पे ये वैलिड होती है, किस केस में ये वैलिड नहीं होती। ठीक है, एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। ये टॉपिक आपका दिया गया है बुक में 1.7.6 पेज नंबर 43 पर। एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, यानी वैन डर वाल इक्वेशन किस केस में वैलिड है और किस केस में वैलिड नहीं है, इस चीज़ के बारे में आपने बताना है। ठीक है, ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस तरह से। ये देखिए, ये 2011 के सरगोदा बोर्ड में ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया था। एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ
वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है, कि आपने डेविएशन को एक्सप्लेन करना है कि रियल गैसेस कैसे आइडियल गैस से डेविएट करती हैं, उनका बिहेवियर डेविएट करता है, इसको आपने वैन डर वाल इक्वेशन के मुताबिक एक्सप्लेन करना है। तो आप वैन डर वाल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, उसको अरेंज करेंगे और फिर जी सर हमें ये जो डेविएशन ऑफ ये गैसेस वाला है सर, ये कैसे पता चलेगा? सर ये आपने जो पिछला क्वेश्चन मार्क करवाया सर, उसके ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन था। हाँ जी, देखें जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया था, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये इस तरह से पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आपने लिखना है, ठीक है, 1.7 वाला। लेकिन अगर वो कहे कि आप वैन डर वाल इक्वेशन के मुताबिक वैलिडिटी बताएं, ठीक है, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, तो फिर वैन डर वाल इक्वेशन के मुताबिक आपने ये चीज एक्सप्लेन करनी है। वहां पे वैन डर वाल इक्वेशन नहीं है, वहां पे जस्ट ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर वैन डर वाल इक्वेशन का मुताबिक क्वेश्चन पूछा जाए, फिर आपने ये चीज एक्सप्लेन करनी है, फिर आपने ये वैन डर वाल इक्वेशन लिखनी है और इसके अंदर ये डिफरेंट केसेस को एक्सप्लेन करना है, एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, ठीक है, और इस तरह से ये जितने भी इसके केसेस हैं, ठीक है, तो ये केसेस को आपने डिस्कस करना है, ठीक है। आपकी बुक में भी ये दिया गया है, एट लो प्रेशर, एट हाई सर प्रेशर। इसमें वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन नहीं लिखेंगे ना? नहीं नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें सिर्फ यही चीज आएगी, ठीक है, इसमें सिर्फ यही चीज आएगी, वैलिडिटी ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर एंड एट हाई प्रेशर, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ H2 एंड हीलियम। यहां तक ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर पेपर में, एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल बिहेवियर। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो आपके मेरे पास ये बुक है जो इस नॉवला साहब की, इसमें पेज नंबर 44 और हेडिंग नंबर 5, ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो वैन डर वाल की इक्वेशन के मुताबिक आप इसको बताएंगे कि इसके साइज स्मॉल होने की वजह से दे आर नॉन पोलर इन नेचर, और इस तरह से फिर उनकी जो z की वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा रहती है। बाकी गैसेस के लिए 1 से कम भी होती है, लेकिन इन दोनों गैसेस के लिए z की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहती है। तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का, इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जी नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमेना का, ठीक है। टॉपिक 1.8 बुक में दिया गया है, 1.8 टॉपिक है पेज नंबर 44 पर। एक्सप्लेन द क्रिटिकल फिनोमेना ऑफ गैसेस। एक तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द क्रिटिकल फिनोमेना ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपने एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को समझा हुआ है, और वो एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की है, CO2। ये सारा ग्राफ आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बनाया था, ठीक। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के हवाले से इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए ये सारी एक्सप्लेनेशन देनी है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी आप डिस्कशन करेंगे इसके अंदर, ठीक है, कहाँ पे ये लिक्विफेक्शन होती है, कहाँ पे ये गैस स्टेट में रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आप इसमें बताएंगे कि जो इसमें डेफिनेशंस बनती हैं, ठीक है, डेफिनेशंस इसके अंदर ही लिखी गई हैं, इस टॉपिक के अंदर ही हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन, क्रिटिकल प्रेशर की,
और क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशंस और इनके साथ साथ ये वैल्यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है और क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है, ये चीज़ें आप यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, और ये आपके बुक में जी इसी एप्लीकेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन टू क्रिटिकल फिनोमेना, इससे पहले जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 8, वहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है। ये पेज नंबर 46 पे जो पॉइंट नंबर 8 दिया गया है वहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 नंबर का ये सवाल था। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये एप्लीकेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन टू क्रिटिकल फिनोमेना, कि वैन डर वाल इक्वेशन और क्रिटिकल फिनोमेना ये आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैन डर वाल इक्वेशन और क्रिटिकल फिनोमेना, इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। ठीक है, ये अलग आपका क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन टू क्रिटिकल फिनोमेना। ठीक है, सो क्रिटिकल फिनोमेना के लिए आपने बयान करनी है वैन डर वाल इक्वेशन। तो इसमें फिर आप ये क्रिटिकल वैन डर वाल इक्वेशन शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसमें आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ग्राफ भी बनाना है और ग्राफ के बाद ये सारी इसमें आप वैल्यूज़ बताएंगे जो हमने इक्वेशंस की डेरिवेशन की थी। ठीक है, आपकी बुक में भी ये दिया गया है सब कुछ, पेज नंबर 47 पे दिया गया है। पेज नंबर 48 पर हमने वी सी की वैल्यू निकाली है। ठीक है, वी सी इज इक्वल टू 3b। उसके बाद हमने पी सी की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने टी सी की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से सारी इनको वैल्यूज़ निकालनी है। ए और बी जो दो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज़ भी आपने इसी तरह से निकाल लेनी है। ठीक है, और फिर आपने उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और आर की जगह पे पुट करने के बाद लास्ट पे आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बनती है, पी सी वी सी इज इक्वल टू 3/8 आर टी सी। टी सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप टी सी को यहाँ पर डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो ये सारी क्रिटिकल फिनोमेना वाली वैल्यूज़ पी सी वी सी टी सी और ये 3/8 आर ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो यहाँ पे एक उर्दू में लाइन लिखी गई है पेज नंबर 49 पर। ठीक है, 1 मोल आइडियल गैस के लिए पी वी ओवर टी की कीमत आर के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सुन लीजिएगा गौर से कि फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर। ठीक है, लेकिन जब हम नॉन आइडियल गैस के लिए बात करते हैं, रियल गैसेस के लिए, तो पी सी वी सी ओवर टी सी इज इक्वल टू 3/8 आर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आर की कीमत के 40% करीब होता है। ठीक है, 40% करीब होता है रियल गैस के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दो और तरीकों से भी। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन पी सी वी सी इज इक्वल टू 3/8 आर टी सी। तो आपने यही सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन पी सी वी सी इज इक्वल टू 3/8 आर टी सी। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, गिव द वैल्यूज ऑफ पी सी वी सी, ये वी सी की वैल्यू निकालें, पी सी की वैल्यू निकालें और इसी तरह से फिर टी सी की वैल्यू भी निकालें। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यूज ऑफ वी सी, पी सी एंड टी सी। इन तीनों के लिए आपने इक्वेशंस डिराइव करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन फिर एंड हो जाता है। ठीक है, आगे तो फिर वो उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है ना। तो रिलेशनशिप अगर ना पूछा जाए तो फिर आपने यहीं पे एंड कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऊपर इस हेडिंग से पूछा जाए
एक्सप्लेन द वेंडर वाल इक्वेशन एंड क्रिटिकल फिनोमेना, तो फिर तो आपने ये सारा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर द वैल्यूज ऑफ वीसी, पीसी एंड टीसी, तो फिर आपने सिर्फ यहाँ तक एंड करना है, क्वेश्चन नंबर 8 तक, सॉरी इक्वेशन नंबर 8 तक। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीसी, वीसी एंड टीसी, तो फिर आपने ये सारा लिखना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे वेन डर वाल इक्वेशन एंड क्रिटिकल फिनोमेना, ग्राफ ड्रा करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है, और फिर इस तरह की इनकी वैल्यूज निकालेंगे वी सी, पी सी, टी सी की, और फिर उनको आपस में रिलेट करके आप फाइनल इक्वेशन बना देंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, फाइनल इक्वेशन बनाने के बाद आपने रिजल्ट ज़रूर मेंशन करना है, और वो रिजल्ट मैंने अभी बताया कि फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, पेज नंबर 49 पे जो आपके पास ये उर्दू में लिखा गया है, ये आपने इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन करना है रिजल्ट, ठीक है, खुद लिखना है। जो बच्चा नहीं लिखेगा उसके मार्क्स सर कट जाएंगे। वैल्यूज पूछी गई पीसी, वीसी और टीसी की, फिर सर कहाँ से स्टार्ट करना है? अगर वीसी, पीसी, टीसी की वैल्यू पूछी जाए, यस सर। शुरू तो यहीं से करना है, शुरू यहीं से करना है, ठीक है। अगर वीसी, पीसी, टीसी की वैल्यू पूछी जाए, शुरू यहाँ से करना है और ख़त्म यहाँ पे कर देना है, टीसी की वैल्यू तक बस, क्योंकि उसने सिर्फ वैल्यूज ही पूछी है ना, तो आपने अगर वैल्यूज निकाल ली हैं तो बस फिर क्वेश्चन ख़त्म। लेकिन अगर वो कहता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन डिराइव करें, तो फिर आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन देनी है, ये सारी यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से शुरू करेंगे और ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक देंगे। या वो क्वेश्चन दे के डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीसी, वीसी एंड टीसी, तो फिर भी आपने शुरू से लेकर यहाँ से लेकर तो यहाँ पे एंड करना है, यानी कि सारा क्वेश्चन इसमें आ जाता है, ठीक है। सो 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसका रिजल्ट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, तो ये था आपका गैसेस का चैप्टर, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक आ जाता है आपके पास सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा फिर ये आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, बाकी बच्चों को तो शो हो रही है। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका था गैसेस का चैप्टर, ठीक है जी। गैसेस का चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन क्रिटिकल टेम्परेचर, ये नहीं करना? हाँ ये करना है, ये आपका सिलेबस है, इसमें इंक्लूड है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ये करना है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। सर ये कैसे आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। ये देखें, पहला क्वेश्चन हमने अभी देखा, एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल केसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गैसेस के चैप्टर का, ठीक है, अभी हम गैसेस के चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये देखिए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीसी, वीसी एंड टीसी, ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर प्लीज एक दफा बता दें कि जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है? नहीं बेटा, ये दोनों आपके 4-4 नंबर के बनते हैं क्वेश्चंस। सर ये कहाँ तक करना है? कैसे क्वेश्चन आएगा, एक बार एक्सप्लेन कर दें। इसमें आपके पास ये 2 क्वेश्चंस बनते हैं ना, एक मिनट, एक मिनट, ओके,
हाँ जी, ये लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, ये दो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, लिंड्स मेथड एंड क्लाउड्स मेथड। गिव द एक्सपेरिमेंट फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन देंगे इसमें आप, लिंड्स मेथड और क्लाउड्स मेथड, ये दोनों आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इनके प्रिंसिपल और इनके मेथड्स विद डायग्राम, ये आप अगर मेंशन कर दें तो आपके ये 4-4 नंबर के दो लिक्विफैक्शन के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं। ये बुक में नहीं है बेटा, मैंने आपको ये सेंड किए भी थे। ठीक है, तो ये बुक में नहीं है आपके। सर वो जो नोट्स हम आपने सबसे पहले दिए थे उसके अंदर है? हाँ जी, हाँ जी, उसके अंदर है, पेज नंबर 26 एंड 27 ऊपर लिखा हुआ है। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, सो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 4-4 नंबर के ये दो क्वेश्चन बनते हैं, लिड्स मेथड एंड क्लाउड्स मेथड। और इनके अगर प्रिंसिपल पूछा जाए ना, हो सकता है आपसे 2 नंबर का प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। गिव द प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड्स मेथड, 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। गिव द प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड्स मेथड या गिव द प्रिंसिपल ऑफ लिंड्स मेथड। ठीक है, जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, तो ये दो नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बाकी अगर कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाए तो वो फिर 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे शुरू होनी है, 9-10 पर या 9 बजे? सर 9-10 पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर ये आपका लिक्विड्स का चैप्टर है जी, लिक्विड्स। लिक्विड्स का ये चैप्टर है। सर 6 चैप्टर है? जी बेटा, सर सिलेबस में 6 चैप्टर आएंगे? ये जो लिक्विड गैसेस और सॉलिड का चैप्टर है ना, ये आपका कंबाइंड एक ही चैप्टर कहा गया है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही चैप्टर बनाया गया है इन तीनों को। इसमें गैसेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है, लिक्विड को भी इंक्लूड कर दिया गया और सॉलिड को भी इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन सर इनके इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं और ये बड़े भी हैं इतने। अब सिलेबस में तो इसी तरह से इंक्लूड है ना फिर। तो आपके पास जो दिन है बस वो फिर मेहनत करें, जोर लगाएं, इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये देखें, आप इसके जो मज़ीद क्वेश्चंस ये देखें, ये लिक्विड के, हाँ जी, लिक्विड के हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, सो पहला यहाँ पे मेरे पास टॉपिक है पैराकोर का। ठीक है, सर मैं नहीं करना? जी बेटा, सर सरफेस टेंशन नहीं करना, आपने उसमें सिलेबस में भी नहीं लिखा। नहीं, सरफेस टेंशन का आपका टॉपिक नहीं है ये, लेकिन आप डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है सरफेस टेंशन की। ठीक है, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, उसके यूनिट क्या है मेजरमेंट के लिए, तो ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी आप अपने टॉपिक की तरफ आए तो वो पैराकोर से शुरू होता है। सर जी, सर ये इसकी 2 डेफिनेशन है सर, ये एक वर्क के हिसाब से और एक ये फोर्स वाली है। तो सर इन दोनों के अलग अलग ओल्ड यूनिट्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ओल्ड यूनिट अगर एमसीक्यू में आ गया या वैसे तो कौन से वाला पूछ रहे हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं, ऑप्शन नहीं देगा कि आपको दो करेक्ट यूनिट्स एक एमसीक्यू के नहीं हो सकते। ठीक है, अगर वो मेंशन करता है कि ओल्ड यूनिट, तो फिर उसमें अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन है, तो बस उसी पे टिक क्लिक करना है। उसमें फिर वो दूसरा डाइंस पर सेंटीमीटर मेंशन नहीं करेगा।
ठीक है, 2 यूनिट्स मेंशन नहीं ओके करेगा सर। वो। जी, पैराकोर टॉपिक 2.3, ठीक है, आपके बुक में टॉपिक 2.3 है पैराकोर। इसका क्वेश्चन देखें, ये देखें मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, ये एक्सप्लेन द पैराकोर एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का। एक्सप्लेन पैराकोर एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस। तो इसके आंसर में आपने यहाँ से शुरू करना है। पैराकोर की डेफिनेशन रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। सरफेस टेंशन और डेंसिटी के बारे में रिलेशन होगा। मैकलॉड ने 1923 में वर्क शुरू किया, ठीक है। इसकी इक्वेशन एंड तक जो इसकी इक्वेशन डिराइव होती है, आप वो इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 5 बन रही है, फिर इक्वेशन नंबर 6 और 7, और लास्ट पे आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है, ये ब्रैकेट इंटू पी इज इक्वल टू वी एम, ठीक है। सो इसको फिर आप डिफाइन करेंगे। तो पैराकोर एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको आप बयान करेंगे कि पैराकोर की वैल्यू जो है ये एक मॉलिक्यूल के लिए हम 2 सेट्स कांस्टेंट में एक्सप्लेन करते हैं। एटम्स की प्रेजेंस यानी एटॉमिक पैराकोर एटम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है वहाँ पे, और दूसरा उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उसकी एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस वजह से ये एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिटिव्स कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हो, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो पैराकोर एक एडिटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कि कितने एटम्स वहां पे मौजूद हैं, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, यानी उन एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है इस बात पे भी डिपेंड करती है। तो पैराकोर एक एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम्स पे और उन एटम्स की अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एक्सप्लेन हाउ पैराकोर इज एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। आपकी बुक में भी ये दिया गया है, जहां पे इक्वेशन नंबर 7 डिराइव हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिराइव हो जाती है, वहां पे नीचे एक लाइन लिखी है, पैराकोर इज एन एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ पैराकोर इज एन एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो उसमें आप यहाँ से फिर शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। खैर पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन पैराकोर एंड एप्लीकेशन ऑफ पैराकोर है। इसमें आप ये सारी जो इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पैराकोर, स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोन को एक्सप्लेन करते हैं, नाइट्रो ग्रुप के स्ट्रक्चर को, ठीक है। इस तरह सिंगलेट स्टेट के सिंगलेट लिंकेज को। यहाँ पे ये 4 दिए गए हैं, ठीक है। हमने आपकी बुक में ये भी पढ़े थे, पोजिशनल आइसोमर्स, पैरेल्डिहाइड, नाइट्रो ग्रुप। सो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसकी 4 से 5 एप्लीकेशंस आपने जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है उनकी वैल्यूज के साथ। प्रॉपर्टी जी सर, जो टॉपिक है पैराकोर एज अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी 2.3.1 ये लिखना है बीच में। इसमें जस्ट ये हमने जो पढ़ ली, ये देख, ये है, ये देखिए, ये पैराग्राफ जो लिखा है, सिर्फ इतनी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है।
आपने बता देना है कि कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी है और कैसे है, कि ये नंबर ऑफ एटम्स की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है और उनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, बस। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी वही बताया गया है, ठीक है। नॉट ओनली ऑन द डिपेंड्स अपॉन द atomic paracore but also depend upon the multiple bonds and number of rings, यानी उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने बता दी हैं पहले ही, तो बस यही चीज़ें आपने बतानी है उसमें भी, ठीक है। वैल्यूज़ याद रखिएगा, ये जो आप वैल्यूज़ लिखते हैं तो यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। सो ये एप्लीकेशंस हैं इसकी और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। पैराकोर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पैराकोर के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विस्कोसिटी का। जी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, डेफिनेशंस आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देते हैं इस पे। तो 2 नंबर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए, साथ में आपने यूनिट बयान करने हो, तो ये जो टॉपिक 2.4.2 दिया गया है, डेफिनेशन एंड यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, डेफिनेशन और इसके साथ यूनिट्स, ये यूनिट्स यहाँ पे एंड पे निकाले गए हैं वो, फिर ठीक है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन और उसके बाद इसकी इक्वेशन, ठीक है। और इसके यूनिट्स 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी की एप्लीकेशन है, विस्कोसिटी की इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये लास्ट टाइम पूछा गया था एडीएस के पेपर में, ठीक है। इस क्वेश्चन को उन्होंने पूछा था, एक मिनट ठहरे मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ये मिल गया, हाँ जी। पेज नंबर 84 है आपकी बुक में, और इसमें एक जो विस्कोसिटी का टॉपिक है, इसमें एक डार्क लाइन की ना जो डेफिनेशन लिखी है, द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड in direction of the force is directly proportional to the velocity gradient. velocity gradient को अंडरलाइन कर लें, velocity gradient which is normal to the direction of flow। जी, ये जो velocity gradient है ना, इसके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन कि explain the velocity gradient, explain the equation for the velocity gradient, for the relationship between velocity gradient and viscosity, ठीक है। velocity gradient क्या होता है, velocity gradient के हवाले से आप क्या जानते हैं, तो ये जो dv by dx है ना, dv divided by dx, इसको velocity gradient कहते हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है dv divided by dx is equal to velocity gradient, this is rate of change of velocity with respect to distance perpendicular to the layers। जी, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाए तो आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन देनी है, विस्कोसिटी क्या होती है, इसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो विस्कोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, इसका इस स्टेडी फ्लो की जो फोर्स है, स्टेडी फ्लो के लिए जो फोर्स रिक्वायर है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। सो स्टेडी फ्लो के लिए जो फोर्स है वो जितनी ज़्यादा होगी, उसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये दोनों रिलेशंस, इनकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन में एक कांस्टेंट आता है जिसे हम ईटा कहते हैं, इस ईटा को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है।
और इसको डिफाइन करने के लिए आप वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स को 1 करते हैं, ठीक है। इसको 1 करने के बाद आप फोर्स को फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, एरिया भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। सो इनकी 1 की वैल्यू पुट करने के बाद फोर्स इज इक्वल टू ईटा आता है, और वहां से आप में आएगी फिर ये फोर्स लिखना है डेफिनेशन से। जी बेटा, सर अगर ये लॉन्ग में है फिर हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ शुरू से विस्कोसिटी में आप डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, इक्वेशन बनाएंगे और सब कुछ इसमें मेंशन करना है। लॉन्ग में आता है सब कुछ लिखना है, शॉर्ट में तो सिर्फ डेफिनेशन। कहाँ तक जाएगा डेफिनेशन और यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी से ऊपर तक? मैं बता देता हूँ, ये देखें, ये तो ये देखें ना, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी पॉइज, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये शायद मेरे पास पेज ऑफ, हाँ ये है, ये यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज, ठीक है। जो आपकी बुक में हेडिंग दी गई है ना 2.4.2, ये सारी इसमें आ जाएगी, 2.4.3 से पहले तक, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी से पहले तक जितना भी आता है ये सारा इसका हिस्सा है। सर जो पीछे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं सर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है? स्ट्रक्चर्स कौन से वाले? सर ये बेंजीन और नाइट्रो ग्रुप वाले। कहाँ, पेज नंबर कौन सा? सर 81। वो तो आपके पैराकोर के हैं ना, हम तो विस्कोसिटी डिस्कस कर रहे हैं बेटा। यस सर, वो मैंने पूछा। पैराकोर के तो वहीं पे वो खत्म हो गया, ठीक है। वो एप्लीकेशन ऑफ पैराकोर, उसमें अगर पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने वो सारी एक्सप्लेनेशन देनी है। ओके सर। ये तो हाँ, ये जो विस्कोसिटी वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपने यहाँ पॉइज के जो यूनिट्स है ना, विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज, टॉपिक 2.4.3, इससे पहले तक विस्कोसिटी का ये सारी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ग्रेडियंट और फोर्स रिक्वायर टू स्टेडी फ्लो एफ और डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। वो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टेडी फ्लो। ये पास पेपर में पूछा गया था, अभी रिसेंटली पूछा गया है, जो अभी लास्ट पेपर हुआ है ना एडीएस पार्ट 2 का, वहाँ पे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि उन्होंने वेलोसिटी ग्रेडियंट का नाम ही नहीं सुना था जैसे, तो वो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने ध्यान रखना है कि जो डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स है इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। और ये फोर्स, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टेडी फ्लो, इसका क्या रिलेशन है? इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करना है, सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ये देखिए आपकी बुक में पहले दिया गया है, बुक वाला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको पहले। टॉपिक 2.4.3, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, यहाँ पे भी दिया गया होना है, ये देखिए, ये एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसकी ये जो एक्सप्लेनेशन सारी लिखी है, जिसमें ये आर्हेनियस इक्वेशन भी दी गई है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें फिर ये ग्राफ दिया गया है,
आपने बताना है कि ग्राफ के वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, ठीक है, लॉग ईटा। इसके जी सर ये विस्कोसिटी वाला टॉपिक है सर, ये काफी बड़ा सा रहा है, काफी 6-7 पेजेस का है। तो सर इसके अंदर अलग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ये सर, ये इकट्ठा भी एक आ सकता है? नहीं, इकट्ठा नहीं आएगा, अलग अलग। ओके सर। सो ये ग्राफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी में ये ग्राफ आप एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है। इसमें ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन दी गई है, आपने बताना है कि वाई एक्सिस पे क्या है, जेड एक्सिस पे क्या है, और फिर आपने बताने हैं कि इसका क्या क्या रिजल्ट्स हैं सामने, ठीक है। सर ये सो क्वेश्चन मैयर, लोन के लिए आ सकता है? हाँ जी, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी से पहले पहले तक। सर ये इतना बड़ा तो नहीं है वैसे। हाँ बड़ा नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। सर ये नीचे टेबल नहीं ना करना? नहीं, सर वैसे हमने मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी याद करने जो नोट्स में है। मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, ये पॉलीज एक्सक्लूजन, सॉरी पॉली इक्वेशन वाला। यस सर। यस सर। मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी पॉली इक्वेशन नहीं, जैसे इसकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये हमने प्रैक्टिकल के लिए याद करना है, ये टॉपिक नहीं है आपका। दो मिनट, रेनॉल्ड्स नंबर, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, हाँ जी ठीक है, वो ही आपने ये उसके लिए याद करनी है, प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। सो इसको यहाँ पे भी याद रखिएगा, ये पेपर आपके प्रैक्टिकल में पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपको पता होगा कि सर फैक्टर तो करेंगे ना? बेटा याद कर लें, क्योंकि पता नहीं होता एग्जामिनर का, वो 2 नंबर की इक्वेशन यहाँ भी पूछ सकता है कि आप विस्कोसिटी की मेजरमेंट किस इक्वेशन से करते हैं, वो इक्वेशन बना के दिखाइए, वो इक्वेशन बताइए। जो ऊपर इक्वेशन है n वाली, n इज इक्वल टू पाई पी टी आर 4, ये वाली हाँ करनी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही वाली, ठीक है, पॉलीज इक्वेशन। ये किसके लिए है? विस्कोसिटी की मेजरमेंट के लिए है। तो अगर पूछा जाए कि गिव द इक्वेशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, 2 नंबर का क्वेश्चन, तो आप उसमें यही इक्वेशन लिखेंगे, ईटा, इसे ईटा कहते हैं, ईटा इज इक्वल टू पाई पी टी आर पावर 4 ओवर 8 एल वी, ठीक है। और उसमें बताना है कि वॉल्यूम वी से रिप्रेजेंट किया गया है, पी अप्लाइड प्रेशर है, कैपिटल एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बतानी है वहाँ पे, ठीक है जी। सो ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता सर इस क्वेश्चन को फिर हम सिर्फ शॉर्ट के लिए कर लें तैयार? है। हाँ जी, शॉर्ट के लिए तैयार कर लें। यस सर। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके पास, विस्कोसिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, टॉपिक 2.4.7। जी, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विस्कोसिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये सर 2.4.5 वाला टॉपिक नहीं करना? नहीं बेटा, वो नहीं करना। सर ये दोनों नहीं करना ना, 6 वाला भी 5 वाला भी? जी, वो आपके प्रैक्टिकल के लिए है, ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर। ये रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, explain the viscosity and chemical constitution, derive relationship between the viscosity and chemical constitution। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर 90 तक 6 पॉइंट्स हैं इसके,
तो ये सारे पॉइंट्स आपने बताने हैं इसमें। सर ये टेबल नहीं करना? नहीं, टेबल नहीं करना। एक ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, ये भी क्वेश्चन है, फैक्टर्स इफेक्टिंग द विस्कोसिटी ऑन लिक्विड्स। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर साइज है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूलर साइज का डायरेक्ट रिलेशन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जितनी ज़्यादा होंगी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। इस तरह मॉलिक्यूलर शेप इरेगुलर होगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आपको पता हो कि इनका लिक्विड्स की विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट होता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग सर द, हमारी जोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ जी चलें ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम फिर अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर अगले चैप्टर को भी। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करना है आगे। हाँ वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में।